तो यहाँ से स्टार्ट करें हम आज की क्लास एवरीवन। सर एक स्टोरी ब्रीफिंग कर दी जो हम आफ्टर टैक्स करते थे तो 1 - टी करते थे, उसका क्या रीजन था? हाँ जी, एक मिनट कर रहा हूँ। तो ये लेक्चर 2 है हमारा चैप्टर कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे। लास्ट क्लास में कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर स्टार्ट हुआ था, इसका इंट्रो देखा था हमने, और उसमें सोर्सेज क्या है हमारे पास। डेट्स हैं, प्रेफरेंस शेयर्स हैं, इक्विटी शेयर्स हैं, रिटेन अर्निंग्स हैं। कंपनी के पास फंडिंग के ये 4 सोर्सेज हैं जिनसे जिनके ऊपर कंपनी पे आउट करती है अपने क्रेडिटर, डिवेंचर होल्डर मींस, या शेयर होल्डर्स, इक्विटी एंड प्रेफरेंस को। तो उनकी कंपनी को लेके क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, तो ये एक्सपेक्टेड रेट, इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो कि फॉर्मूलाज के थ्रू हम रियल सेंस में कैलकुलेट करते हैं। ये हमारा लास्ट क्लास में चैप्टर स्टार्ट हुआ था, और उसके अंदर हमने एक फॉर्मूला किया था कॉस्ट ऑफ डेट, जिसके 2 पार्ट्स थे, एक बिफोर टैक्स और एक आफ्टर टैक्स। लेकिन 2 कैटेगरीज में करते हैं 2 फॉर्मूलाज को, रिडीमेबल एंड इरिडीमेबल। तो अगर हम इरिडीमेबल को देखें, वो तो सिंपल है, इंटरेस्ट, आई फॉर इंटरेस्ट इंटू 1 - टी, अगर टैक्स रेट है। अगर वो भी नहीं है, अभी स्टार्ट ही किया बेटा, कुछ नहीं हुआ अभी। मैंने अभी लास्ट क्लास को ही कर रहे हैं। मैंने क्या किया था लास्ट क्लास में वो बोल रहा है सिर्फ, अभी करवाया नहीं कुछ भी ब्रीफिंग में। तो लास्ट क्लास में हमने जो किया वो मैंने अभी बोला है कि हमने लास्ट क्लास में ये वाले फॉर्मूलाज किए थे। अभी उसकी ब्रीफिंग स्टार्ट हो रही है। तो लेक्चर 2 में हम आगे बढ़ेंगे, बट अभी पहले लास्ट लेक्चर की ब्रीफिंग हो रही है ऑन डिमांड। फर्स्ट फॉर्मूला था, अगर डिवेंचर्स इरिडीमेबल हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तब हम बोलते हैं इंटरेस्ट, मैं यहां लेता हूं इस चीज को, स्क्रीन शो हो रही है सबको ना? स्क्रीन शो हो रही है सबको बेटा? यस सर। तो जो फर्स्ट फॉर्मूला है वो है, मैं सारे फॉर्मूला देखकर आपके सामने लिख रहा हूं। अगर, क्योंकि सबसे पहले हम बात करें कॉस्ट ऑफ डेट की, कॉस्ट ऑफ डेट या यू कैन से डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, बैंक लोन, कुछ भी हो सकता है ये। अगर कॉस्ट ऑफ डेट की बात हो रही है तो कॉस्ट फॉर के मीन्स के फॉर कॉस्ट, डी फॉर डेप्ट, इज इक्वल टू, हम डेट होल्डर को इंटरेस्ट पे करते हैं, सबको पता है, नेट प्रोसीड्स पे कैलकुलेट किया जाता है, बिकॉज नॉर्मली फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होता है इंटरेस्ट। वो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन है, वो आज भी हम फेस वैल्यू इंटू रेट ही करेंगे, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट डिवाइड उसको नेट प्रोसीड से करने, क्योंकि एक्चुअली वो पैसा हमें आया है। नेट प्रोसीड का मीनिंग होता है कि इश्यू करते वक्त आपका जो भी कॉस्ट ऑफ फ्लोटेशन आया है, ब्रोकरेज या डिस्काउंट, या अगर कुछ आपको एक्स्ट्रा मिला है प्रीमियम, वो प्लस या माइनस करके आंसर जो आएगा। वो फर्स्ट क्लास में अब वो डिटेल में था, इसलिए वहीं पे आप देखोगे जाके फर्स्ट लेक्चर को। नेट प्रोसीड्स इनटू रेट, दैट सिंपल आंसर, दिस इज डी बी, कॉस्ट ऑफ डेट बिफोर टैक्स। सेकंड, अगर यहां पर टैक्स ऐड कर दिया जाए, कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर इंटरेस्ट, तो आई इंटरेस्ट है, 1 - टी है, आई फॉर इंटरेस्ट, 1 - टी इंटू नेट प्रोसीड्स इंटू 100, ये आंसर आ जाएगा, आई इंटू 1 - टी ओवर एनपी इंटू 100। यहां हमने इंटरेस्ट में से गवर्नमेंट का टैक्स माइनस करके फाइनली जो फिगर आई वो न्यूमिनेटर है, दैट इज मीनिंग आई इंटू 1 - टी फाइनल फिगर। अगर मैं आई इंटू टी करता हूं तो उसका मीनिंग सिर्फ टैक्स आएगा आई इंटू टी करके, पर मैंने बोला आई इंटू 1 - टी, टैक्स रेट माइनस करके जो रिमेनिंग रेट है जो डिवेंचर होल्डर के घर जाना है
अगर आपकी फीस में से 30% टैक्स कटना है तो मेरे पास आना है 70%, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ओवर नेट प्रोसीड्स इनटू 100, ये हो गया यहाँ पे। वो तो मत करो, आपकी चॉइस है। तो आंसर आएगा पॉइंट समथिंग। हाँ जी, हाँ जी। ऑलवेज जो सबसे इजी रेशो होती है वो परसेंटेज होती है, इसलिए हम हमेशा आंसर उसी में निकालते हैं, नॉर्मल फॉर्म। मीन्स नोट गेटिंग। आपके सामने बेटा, जब आप क्वेश्चन को सोल्व करोगे विदाउट 100 तो आंसर आएगा 0.25 या 0.06। जैसे हम इसको इंटू 100 कर देंगे तो वो आ जाएगा 6%। इसमें क्या डाउट है बताओ? आंसर तो ऐसे ही करना है बेटा, इंटू 100 करके आंसर आएगा। रेट्स होते ही 100 के पे में। रेट होते ही परसेंटेज में ना। मैं आपके वैसे क्वेश्चन को पूरा समझ नहीं पाया हूं। जब हम कोई भी रेट निकालते हैं, जो इंटरेस्ट रेट्स होते हैं, प्रॉफिट रेट्स होते हैं, रिटर्न रेट्स होते हैं, वो होते ही इंटू 100 है। हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है इसकी कि इंटू 100 ना करें। हम इसको 2:1 ऐसे नहीं निकाल सकते, 0.67:1 ऐसे तो नहीं निकाल सकते ना, या टाइम्स में नहीं बोल सकते। रेशियोज के 3 ही टाइप्स हैं, प्रोपोर्शन, टाइम्स एंड परसेंटेज। और हम यहाँ पे क्या कैलकुलेट कर रहे हैं उस पर डिपेंड है। यहाँ पे हम करंट रेशियो निकाल रहे हैं या हम यहाँ पे कॉस्ट ऑफ डेट रेशियो निकाल रहे हैं। डेट होल्डर को किस कॉस्ट पे हम पे कर रहे हैं, तो वो उनकी रिटर्न होगी। कंपनी का पे आउट हो गया और डिवेंचर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से रिटर्न होगी। तो रिटर्न की जितनी भी रेशियोज हैं, चाहे वो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज हो या इंटरेस्ट रेशियोज हो, वो ऑलवेज परसेंटेज में ही आती हैं, इसलिए हम इंटू 100 ही करते हैं। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं कि अगर आप नहीं करोगे तो भी आंसर आएगा, सेम ही आएगा 0.06। 0.06 या 6% में कोई डिफरेंस होता ही नहीं है, बट ऑलवेज एज पर स्टैंडर्ड हम परसेंटेज में ही निकालते हैं, तो इसलिए आपको इंटू 100 करना ही है। करना बेटर रहता है। तो ये तो गया बेटा जब हमारे डेट्स इरिडीमेबल हैं। इरिडीमेबल, अब अगर हमारे डेट्स रिडीमेबल हैं तो रिडीमेबल में क्या होगा? रिडीमेबल में रिडम्पशन का एक ड्यूरेशन होता है, रिडम्पशन का एक टाइम होता है, आफ्टर सम टाइम, आफ्टर 5 years, आफ्टर 7 years। तो आफ्टर अ पीरियड हम रिडम्पशन करते हैं, तो वही हमारे इस फॉर्मूले का बेस है। जब हम डिवेंचर्स इशू करते हैं, बॉन्ड्स इशू करते हैं, तो या बैंक से लोन लेते हैं, तो ऑलवेज हम ये हमारा ये जो क्वेश्चन होता है वो यही होता है कि पैसा रिटर्न कैसे करना है, कितने ईयर्स में करना है या कितने ईयर्स के बाद करना है। तो एक टेन्योर होता है हमेशा। तो अब उस कारण से क्या होता है, 2 चीजें बन जाती हैं, ओपनिंग डेट एंड क्लोजिंग डेट। जब हमने डिवेंचर्स इशू किए थे तब हमारे पास डिवेंचर होल्डर से क्या आया था, दैट इज कॉल्ड नेट प्रोसीड्स, एनपी। और जो हमने डिवेंचर होल्डर को वापस करना है दैट इज कॉल्ड रिडीमेबल वैल्यू, आरवी। अब इन दोनों में हमें एक लिंक बनाना है। कैसे? तो जब डिवेंचर्स रिडीमेबल होते हैं, रिडम्पशन टाइम गिवन होता है, तो इन केस ऑफ रिडीमेबल डिवेंचर्स फॉर्मूला क्या होगा, कॉस्ट ऑफ डेट बिफोर इंटरेस्ट इज इक्वल टू, फॉर्मूला सेम रहता है, आई फॉर इंटरेस्ट नेट प्रोसीड्स। अब क्योंकि यहां पर 2 वैल्यूज आ गई, बिकॉज डिवेंचर होल्डर को रिडीम भी करना है। अब इरिडीमेबल तो कभी होते नहीं ना, ये तो फॉर्मूलाज बना दिए गए। डिवेंचर्स रिडीमेबल ही होते हैं, प्रैक्टिकली होते हैं ना, इरिडीमेबल भी होते हैं। तो जब रिडीमेबल होंगे तो एक गेन या एक लॉस साथ में अटैच हो जाएगा। जब रिडीमेबल होंगे कि आपको फायदा हुआ या नुकसान हुआ रिडम्पशन पे,
वो कैसे क्लियर होता है? हम ऑलवेज नेट प्रोसीड्स में से रिडीमेबल वैल्यू को माइनस करते हैं। अब अगर हमने एक डिवेंचर को डिस्काउंट पे इशू किया है 90,000 में और वो रिडीम होने एट पार, तो आपको यहां 10,000 का लॉस है। तो अपने आप ही जब आप एनपी माइनस आरबी करोगे, आंसर 10,000 माइनस में ही आएगा, ये कंफर्म्ड है। तो ये आपका लॉस हो गया। अब ये लॉस कितने इयर्स का है? से मैंने डिवेंचर 5 साल के लिए इशू किए हैं, 5 इयर्स के लिए, तो बेटा इसको नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर दिया जाएगा और ये जो लॉस आ रहा है वो इस एनुअल इंटरेस्ट के अंदर माइनस हो जाएगा। साइन तो प्लस का ही आएगा फॉर्मूले में, वो ब्रैकेट के अंदर माइनस फिगर है या प्लस फिगर है उस पर डिपेंड करता है। तो ये आपका टोटल लॉस हो गया 1 ईयर का पर एनम। ऑलवेज पर एनम वर्ड चलता है यहाँ पे, क्योंकि हम जो भी रेट्स बता रहे हैं वो ऑब्वियसली हम परसेंटेज फॉर्म में बता रहे हैं, क्योंकि ये रेट्स ऑफ रिटर्न है, और ऑब्वियसली हम पर एनम बता रहे हैं, एनुअल बता रहे हैं। तो एनुअल इंटरेस्ट का अमाउंट आपके सामने है, आई फॉर इंटरेस्ट, एनपी आरबी ओवर एन आपके सामने है। तो सपोज मैं अब यहां पे एग्जांपल लेता हूं, हमारे डिवेंचर्स की फेस वैल्यू है 1 लाख और वो रिडीमेबल एट पार है। सर इसमें तो आरबी माइनस एनपी है। कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, एट पार है एंड डिस्काउंट पे इशू है। ये कर लो बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर एनपी माइनस आरबी होगा, जब आपने पहले लिखा था फिर फर्क तो पड़ेगा। अब पॉजिटिव हमारा नाम से पहले नेगेटिव हमारा था। वो तो आएगा, कोई बात नहीं, मैं इसको समझाता हूँ। एक मिनट एग्जांपल कंप्लीट करूं। फेस वैल्यू 1 लाख रुपीज है हमारे डिवेंचर्स का। हमने 1 लाख के डिवेंचर्स को अगर एट पार इशू किया 1 लाख में ही, या डिस्काउंट पे इशू किया, वो हमारा नेट प्रोसीड है। तो मैं एज्यूम कर रहा हूं 1 लाख के फेस वैल्यू के डिवेंचर्स को हम एट डिस्काउंट इशू कर रहे हैं 10,000 डिस्काउंट पे, तो 90,000 रुपीज हमारा नेट प्रोसीड्स हो गया। लेकिन रिडीमेबल एट पार 1 लाख। बेसिकली क्या ना, वो मैं अपने स्टाइल से लिख रहा था, फॉर्मूला हमेशा क्लोजिंग माइनस ओपनिंग होता है ना, जो स्टैंडर्ड होता है हमेशा, तो दैट्स वाई वो ऐसे माना जाता है फॉर्मूला, आरबी माइनस एनपी। क्लोजिंग वैल्यू है 1 लाख, ओपनिंग वैल्यू है 90,000। कल भी बताया था मैंने आपको, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। दूसरा, अब हम इसकी एवरेज लेते हैं, नेट प्रोसीड्स और रिडीमेबल वैल्यू का एवरेज क्या है। क्यों एवरेज लेते हैं? बिकॉज 90,000 मुझे मिला था, 1 लाख मैंने वापस किया है, तो मैं इन दोनों में से किसी एक को बेस नहीं मान सकता, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसके बीच की वैल्यू लेता हूं 95,000। लेकिन इंटरेस्ट किस पे निकलता है? हमेशा फेस वैल्यू पे। अब इंटरेस्ट रेट है 5% डिवेंचर्स, तो अब इसको सोल्व करते हैं, टैक्स तो बाद में आ जाएगा। आई फॉर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना है? 1 लाख का 5%, वन लाख का 5%, 5,000 प्लस मुझे रिडीम कितने में करने हैं? रिडीम कितने में करने हैं बेटा, बताइए। पार 1 लाख में, और मेरे पास आया कितना था? डिस्काउंट पे 90,000। तो हमें प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, बताइए। और कितने ईयर्स के लिए इशू किए थे हमने? कितने ईयर्स के लिए इशू किए थे हमने? बोलो भाई, आपकी पार्टिसिपेशन चाहिए। 5 ईयर्स के लिए। और इन दो वैल्यूज का एवरेज क्या है? $95,000। अब बताओ आपको फाइनली 1 साल की कॉस्ट क्या पड़ी? तो अगर मैं ये ज्यूम करूं
कि मेरे पास ऑन एंड एवरेज 95,000 रुपीज आया है, आया तो 90 था, मैंने वापस 1 लाख किया है, तो ओवरऑल 95,000 पे कैलकुलेशन कर सकता हूं, बिकॉज इशू प्राइस भी इंपॉर्टेंट है और रिडीमेबल वैल्यू भी इंपॉर्टेंट है। ये तो हो गया। 5,000 का इंटरेस्ट मैं एवरी ईयर पे करता हूं, ये भी हो गया। अब मैं आपके क्वेश्चन आंसर देता हूं कि फॉर्मूले में हम आरबी माइनस एनपी करेंगे, एनपी माइनस आरबी करेंगे। बेसिकली बात समझने की है यहाँ पे, ये 10,000 का लॉस है कि प्रॉफिट है, ये बता दो बस मुझे। बोलो भाई, इतनी सिंपल सी बात पूछी है। आपको 10,000 का प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? गेन हो रहा है कि लॉस हो रहा है? प्रॉफिट तो नहीं बोलना चाहिए, गेन है या लॉस? जल्दी। सर लॉस। लॉस, क्योंकि आपने 90,000 के डिवेंचर्स इशू किए थे और हमने 1 लाख के वापस करने हैं। रिडम्पशन एट पार है, रिडम्पशन एट प्रीमियम भी हो सकती है, तो लॉस और बढ़ जाएगा। लेकिन ये पक्की बात है कि इशू एट डिस्काउंट है। हमें 90,000 आए थे, कुछ नहीं लिखा तो 1 लाख वापस करने हैं, अगर लिखा है तो प्रीमियम भी लिखा हो सकता है, डिस्काउंट भी लिखा हो सकता है, ये डिपेंड करता है। अभी कुछ लिखा नहीं तो 1 लाख ही रहेगा वो। तो 10,000 का मुझे लॉस हो रहा है। ये 10,000 का लॉस किस में प्लस हो रहा है? 5,000 में, क्योंकि 5,000 खुद क्या है? खुद क्या बेटा? एक्सपेंस। और 10,000 का क्या है? लॉस। तो इसलिए इन्होंने आरबी माइनस एनपी लिया है। वो तो मैं समझाने के वे में बोल रहा था। जब आप आरबी माइनस एनपी लिखोगे तो उसका मतलब आप 10,000 का लॉस किस में ऐड कर रहे हो? किस में ऐड कर रहे हो? एक्सपेंस में ऐड कर रहे हो। अगर आप 90 माइनस 1 लिखोगे तब भी एक ही बात है। देखो, आप कह रहे हो ना फर्क पड़ता है, फर्क नहीं पड़ता। उसके हिसाब से ही हम समझ लेंगे इस बात को। जैसे नेट प्रॉफिट दिए कि नेट लॉस दिए, उस हिसाब से फॉर्मूला चेंज हो जाता है। अब आपका अंदर से क्या आ रहा है? माइनस आ रहा है। क्या आ रहा है बेटा? माइनस आ रहा है। कितना आ रहा है माइनस करके? ये भी देख लो। 2,000। पहले मैंने गलती से लिया 10,000, 5 से डिवाइड करना रह गया था। 10,000 और 5 कितना लॉस आ रहा है बेटा? 2,000 आ रहा है। 2,000 का लॉस आ रहा है। और हम पे कितना कर रहे हैं? 5,000 हमारा रिसीट है कि पे आउट है? जल्दी बताइए। मैं फॉर्मूले में पहले लिख दूं, एनपी माइनस आरबी। तो ये भी हमारा पे आउट है। हमारा टोटल पे आउट कितना हो गया? टोटल हमारा पे आउट या टोटल हमारा लॉस कितना हो गया? 7,000। तो ये बाद में मॉडलेस हो जाता है। अल्टीमेटली पॉइंट ये है कि हमें कितना लॉस हुआ। एक तो मैं 2,000 रुपए एवरी ईयर आपको पे कर, सॉरी 5,000 रुपया एवरी ईयर मैं आपको पे कर रहा हूं, वो मेरा एक लॉस है, एक्सपेंस है। एक ही बात है दोनों का। दूसरा, मुझे आपसे 2,000 का लॉस भी हो रहा है, 5 साल में 10,000 का और 1 साल में 2,000 का। तो बेसिकली इंपॉर्टेंट ये नहीं है एनपी माइनस आरबी के आरबी माइनस एनपी। ऑटोमेटिकली हम वही ऑप्ट करेंगे जो हमारी बुक्स में दिया है। मैं तो अभी अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहा हूं, वो हम याद कर लेंगे कि आरबी माइनस एनपी है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग है। पर वो फॉर्मूले में जब पढ़ोगे, देखो मेरा ऑलवेज ओपिनियन रहता है, आपको भी पता है, हम अंडरस्टैंडिंग में जाते हैं। फॉर्मूला तो बात की बात है, देख लेंगे क्या है। अंडरस्टैंडिंग क्या कहते हैं कि हमें 2 चीजों को ऐड करना है, एक जो आप एज ए एक्सपेंस दे रहे हो और एक आपको लॉस हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी ट्यूशन फीस है 10,000 और आपकी ट्यूशन पे 5,000 का मोबाइल चोरी हो गया, तो आप तो ये बोलोगे कि हमें ट्यूशन 15,000 की पड़ गई। एक तो लॉस हो गया वहां जाने से, एक 10,000 रुपीज हमें फिर भी पे करने इंस्टीट्यूट को। अगर आपका मोबाइल चोरी भी हो जाए तब भी इंस्टीट्यूट को तो फीस देनी पड़ेगी, कॉलेज को तो फीस देनी पड़ेगी। फिर हम ये ऐसा मानते हैं हमेशा कि हमारा एक लॉस है कि टोटल हमें 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 वो प्रोजेक्ट कितने में पड़ गया। चाहे हम कहीं मैरिज का फंक्शन अटेंड करने जा रहे हैं, वहां ऐसा कुछ हो गया हमारे साथ। ये एक अंडरस्टैंडिंग की बात है कि मुझे डिबेंचर होल्डर से 2 तरह का लॉस हो रहा है। एक 5,000 जो मैं उनको पे कर रहा हूं, एक 2,000 जो मुझे उनके बिहाफ पे और सफर करना पड़ रहा है। तो माइनस माइनस भी प्लस होगा। अब माइनस प्लस की गेम आपको पता है अकाउंट्स में चलती नहीं है, तो वो फॉर्मूले को एडजस्ट कर देते हैं वैसे ही वैसे। अब फॉर्मूला क्या बन गया?
कि 5,000 रुपीज का तो इंटरेस्ट है, वो एक एक्सपेंस है। अब प्लस माइनस की गेम चल रही, मतलब टोटल एक डेबिट कितना है, 5,000 भी डेबिट है, और आरबी और एनपी को लिखने से हमने तो कभी ध्यान नहीं दिया बेटा इस चीज का कि आरबी माइनस एनपी है, एनपी माइनस आरबी है, वो करते वक्त अपने आप हो जाएगा, अपने माइंड को वैसा ही मॉडिफाई करना पड़ता है। वो अब समझ आ गया कि ठीक है, एक ही बात है, वो फर्क नहीं पड़ता। वो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग लिखने से क्या होगा, 5,000 में या तो प्लस हो जाएगा, तो वो प्लस क्या होगा, लॉस। बाय चांस गेन है तो 5,000 का नेचर डेबिट है, मेरा तो वर्क बेटा डेबिट क्रेडिट के ऊपर ही है ना, प्लस माइनस तो बात की बात है। अगर वो लॉस डेबिट है, सॉरी एक्सपेंस तो ऑलवेज डेबिट है 5,000 का, अब यहां से अगर लॉस निकल के आ रहा है तो उसकी नेचर डेबिट है, और अगर यहां से गेन निकल के आ रहा है, दूसरा एग्जांपल गेन का ले लेंगे, तो वो क्रेडिट नेचर का हो गया। तो आपस में प्लस माइनस माइनस होना चाहिए, उस बेस पे फॉर्मूला बनाए। कोई ऐसा थोड़ी है कि कोई एक्सपर्ट्स ने लिख दिया तो वही रहेगा। ये फॉर्मूला किस बेस पे बना है, इस बेस पे बना है। अब आपको बात सारी समझ आ गई, तो ऑब्वियसली आप वही लिखना जो बुक में गिवन है। ये हमारे आपस की समझने की बातें हैं। ठीक है जी, अब फॉर्मूले के ऊपर बात हो चुकी है। फाइनली हमारा आंसर क्या गया कि हम 7,000 रुपीज का लॉस सफर करते हैं इन ओवरऑल, या एक्सपेंस सफर करते हैं 95,000 के ऊपर, एवरेज वैल्यू के ऊपर। जब हम ऐसे करेंगे तो पॉइंट समथिंग आएगा, वो अच्छा लगता है लिखने में, इंटू 100 करने में वो परसेंटेज फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जब आप इंटू 100 करोगे तो दैट्स कम, कुछ भी बन जाता है वो जो भी बनना चाहिए। ठीक है एवरीवन। ये है विदाउट टैक्स, डीबी, जब रिडम्पशन साथ में गिवन है। अब अगर डी ए है, आफ्टर टैक्स है, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है, वो तो आई के साथ ही रहना ना कॉन्सेप्ट, 1 माइनस टी, तो हम 5,000 के ऊपर टैक्स रेट लगा देंगे। तो अगर 5,000 रुपए फेस वैल्यू पे इंटरेस्ट बनता है, तो 1 माइनस 30%, 0.3, 30 को लिखेंगे 0.30। इट मीन डिवेंचर होल्डर बेचारों को 5,000 में से 30% कट के मिलता है। अब अगर मैं 5,000 में से 30% माइनस कर दूं तो कितना बचा, 70%। तो यहां आंसर कितना आएगा, 3,500। तो 5,000 का, अब देखो स्टूडेंट्स फॉर्मूला याद करते हैं, आई इंटू 1 माइनस टी। तो टीचर्स और स्टूडेंट अगर दोनों ही एनालिसिस नहीं करेंगे तो अंडरस्टैंडिंग कैसे बनेगी। तो आपको आई माइनस टी का मीनिंग तो बताओ ना, कि 5,000 में से टैक्स कट के व्हाट इज द रिमेनिंग अमाउंट रिसीव्ड बाय शेयर होल्डर, बाय द डिवेंचर होल्डर, दैट इज 3,500। अब आपका रेट डिफरेंट आएगा, बस जो भी आने, इट मीन अब रेट और कम हो जाएगा और लो हो जाएगा, बिकॉज अब हमारे डिवेंचर होल्डर को 5,000 भी नहीं मिल रही। इट मीन कंपनी उनको 5,500 रुपीज ही दे रही है, 3,500 रुपीज एज ए इंटरेस्ट दे रही है, और बाकी का 2,000 किसका लॉस है, डिस्काउंट का। डिस्काउंट के लिए हम क्या बोलते हैं, डिस्काउंट दे रहा हूं मैं आपको। तो इट मीन एक तो मैं आपको इंटरेस्ट दे रहा हूं 1 साल का 3,500, और एक मैं आपको 2,000 रुपए का डिस्काउंट दे रहा हूं एवरी ईयर। तो टोटल कंपनी आपके ऊपर 5,500 खर्च कर रही है। दिस इज योर एक्सपेक्टेड रेट। पहले एक्सपेक्टेड रेट ज्यादा आया था, अब कम आएगा। दैट इज योर रेट ऑफ रिटर्न, या कॉस्ट ऑफ कैपिटल, या एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ द कैपिटल। एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ द कैपिटल। कैपिटल की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है बेटा, कि अगर ये पैसा कहीं और लगाया जाता, वहां से मुझे क्या अपॉर्चुनिटी आती। अभी आपके साथ भी ऐसा ही है, आप लोग स्टडी पे पैसा लगा रहे हो, आपने बीकॉम पे लगा दिया, +1 +2 कॉमर्स पे लगा दिया, आप आगे लॉ पे लगा रहे हो, कॉमर्स में, या एमबीए पे लगा रहे हो, सीए पे लगा रहे हो, कहीं भी लगा रहे हो, उस पैसे की एक ऑल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है कि आपको देखना पड़ेगा रिटर्न कितने % है उस पैसे की। तो अगर उस पैसे में से कटता रहेगा, अगर कोई बोले बेटा आपको 10 लाख का पैकेज मिलेगा, उसमें से 3 लाख का टैक्स कटेगा, तो फिर आपकी तो ऑप्शन कम होगी ना, आपके पास तो क्या 7 लाख ही बचे। ये आपके साथ होना है, जब आप जॉब करोगे आपको पैकेज अलग बताया जाएगा, आपको इन हैंड अलग मिलेगा, क्योंकि उसमें से आपका टैक्स कट देगा। एक आम बैंकर की सैलरी बेटा 15 से 20 लाख है। एक अगर मेरा कजन है जो HDFC बैंक में मैनेजर है, उसकी सैलरी है 18 लाख रुपए।
अब 18 लाख के ऊपर 30% टैक्स लग जाता है, उसका टैक्स कट गया। तो अब उसके बाद फिर बाकी की चीजें हैं और जो कटती हैं बैंक से, तो ओवरऑल उसके पास इन हैंड क्या रहता है, जहां से उसने अपने बच्चों की स्कूल फीस पे करनी है। मेन पॉइंट ये आता है। अब उसका एक्सपेक्टेशन क्या है जॉब से, उसके लिए 18 लाख नहीं है, बिकॉज वो वहां पे जस्ट एक मैनेजर है, लोन मैनेजर है HDFC बैंक में, और उसकी सैलरी 1,60,000 पर मंथ है मान लो। तो उसको 1,60,000 नहीं मिल रहे ना, अगर उसमें से 30% टैक्स कट जाए, कहने में तो 1,60,000 है, जो कि आज की डेट में बहुत ही आम सैलरी मानी जाती है इसको, एक प्राइवेट सेक्टर में जहां वर्कलोड बहुत ज्यादा है, 15 घंटे की जॉब है, 30% अगर काट दी जाए इसमें से तो कुछ भी नहीं है सैलरी वो। उसके बाद के अभी और एक्सपेंडिचर्स हैं जो वो माइनस करता है, जो HDFC बैंक माइनस करता है कई चीजों का। तो इसका मीनिंग, जब आप भी जॉब करोगे तो ऐसी कोई जॉब करोगे, वहां पर आपका एक्सपेक्टेड रेट कितना है ये टैक्स डिसाइड करता है। बाकी और चीजें फ्लोटेशन कॉस्ट डिसाइड करती है। अब अगर उसका जॉब करने में 1 लाख खर्च हो जाता है, गाड़ी पे जाता है, गाड़ी में आता है ना, पेट्रोल है, वहां पे लंच डिनर सब कुछ वहां पे अगर खर्च करे, हर चीज कर रहा है, तो बेटा जॉब भी तो है ना। फाइनली उसके घर में तो कुछ भी नहीं आ रहा, 100% तो नहीं आ रहा, सब कट कटा के उसके पास इन हैंड कितना बचता है जो वो घर लेके आता है, दैट इज कॉल्ड एक्सपेक्टेशन। तो उसका ग्रोस सैलरी कुछ भी हो सकता है, उससे उसको मतलब नहीं है, उसको पर मंथ इन हैंड 1 लाख से भी कम आ रहा है, तो वो उसका एक्सपेक्टेड रेट है अपनी प्राइवेट जॉब से। गोट इट एवरीवन। तो ये चीजें हैं बेटा जो इस चैप्टर में हम स्टडी करने वाले हैं आगे जाके। एक लेक्चर ज्यादा लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपके ऊपर प्रेशर नहीं है सिलेबस का, सिलेबस बहुत ही लिमिटेड है जिसको हम बड़े आराम से ओवर कर सकते हैं कभी भी। चीजों को समझिए क्योंकि ये बहुत यूजफुल सेमेस्टर आपका, इनकम टैक्स ओवर होगा यहाँ पे आपका, और ये जो हम कर रहे हैं FM, और जो आपने किया सेम 5 में मैनेजमेंट काउंटिंग, ये बहुत ज्यादा यूज होगा आगे आके आपके मास्टर लेवल पे, और ये तो बहुत ज्यादा होना है FM तो इन चीजों के ऊपर पकड़ बनानी है आपने। तो मैं भी आपको सेम 6 के लिए नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको आगे के लिए टीच कर रहा हूँ, आगे जाके ये आपके काम आए, दैट्स माई पैशन ओनली। सेम 6 में तो मैं टाइम पास भी कर सकता हूँ, तब भी आपको समझ आ जाएगा, स्किप कर दूं अगर हर लेक्चर को, शॉर्ट कर दूं अगर तो भी, पर आगे के लिए कर रहे हैं, आगे के लिए प्रोडक्ट बन रहे हो। तो बेटा आई थिंक ये सब क्लियर है, अब आगे से प्रॉब्लम नहीं आएगी फॉर्मूले में। RB माइनस NP या NP माइनस RB में फर्क नहीं है, सिर्फ वो हमें समझना है कि हमें क्या सिस्टम अडॉप्ट करना है। आपको यही करना है RB माइनस NP बाय N, ताकि 1 साल का लॉस आ जाए। इसको रिवर्स कर दो, अगर मैं RB को 90,000 कर दूं और NP को 1 लाख कर दूं, इसका मीनिंग क्या है कि मैंने इशू किस पे किए हैं, एट पार, और रिडीम किस पे करना है, एट डिस्काउंट। तो मुझे यहां 10,000 का फायदा हो रहा है, गेन हो रहा है, तो हम यहां पे 90 माइनस 10,000 कर देंगे, 90,000 माइनस 1 लाख कर देंगे। तो बेसिकली 10,000 माइनस में आएगा, लेकिन वो माइनस का मतलब गेन है, क्योंकि कॉन्सेप्ट डेबिट का चल रहा है कि हम अगर डिबेंचर होल्डर को 3,500 पे करते हैं, वो डेबिट कॉन्सेप्ट है, बट हमें एक दूसरी तरफ से फायदा हो रहा है, क्रेडिट कॉन्सेप्ट है, गेन हो रहा है। तो अल्टीमेटली हमारे लिए जो रिटर्न है जो हम उनको दे रहे हैं, वो क्या दे रहे हैं, सिर्फ 1,500। एवरेज वैल्यू कभी 95 ही आएगी। तो ये आपका आंसर है, यहां पे रेट और भी लो हो जाएगा। ये एक्सपेक्टेड रेट है कि आपके डिवेंचर होल्डर 95,000 के ऊपर सिर्फ 1,500 रुपए का ही बेनिफिट ले रहे हैं, क्योंकि बेटा उनके घर पे 3,500 तो पहुंच रहा है, पर उनको नुकसान भी तो हुआ है ना। कितना नुकसान हुआ है, समझो इस बात को। ये माइनस 2,000 क्या दिखा रहा है, ये डिवेंचर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करनी है आपने हमेशा। अगर आप इस चैप्टर का थ्योरी पार्ट पढ़ोगे, जो मैंने एक क्वेश्चन रीड किया था आपके लिए लास्ट क्लास में, कि व्हाट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, दैट इज एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इन्वेस्टर। ये चैप्टर कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बना हुआ, इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बना हुआ है। तो इसका मतलब 3,500 रुपीज, तो मान लो डिवेंचर होल्डर हो, आपके घर में 3,500 तो आ रहा है, यू आर हैप्पी विद दैट, बट बेटा आपकी पॉकेट से 2,000 भी तो निकाले जा रहे हैं हर बार, वो तो बात एक ही होगी।
अगर आप मुझे 7,000 फीस देकर मेरे से 2,000 रुपए का कोई क्रेडिट ले लो तो मेरे लिए तो 5,000 ही हो गए ना, क्योंकि आपने मुझे 7,000 दिए लेकिन मैंने आपको 2,000 की बुक्स दिला दी उसमें से, फॉर एग्जाम्पल स्टडी मटेरियल कह सकते हैं हम इसको, तो मेरे लिए तो बेनिफिट 5,000 ही हुआ, आपके लिए भी 5,000 हो गया। ऐसे ही यहां हो गया, आपके घर पे 3,500 रुपीज आ रहा है, वो आपको दिख रहा है, पर दूसरी तरफ आपको ये भी देखना है कि आपकी पॉकेट से 2,000 रुपए भी जा रहे हैं हर साल, क्योंकि आपको डिवेंचर्स 1 लाख में इशू किए गए थे, लेकिन जब वही पैसा वापस मिल रहा है कट कटा के 5 साल के बाद वो 90 मिल रहा है, तो क्या हम उस बात को इग्नोर कर देंगे? क्या हमारा पूरा ध्यान इंटरेस्ट पे रहेगा? नहीं। हाँ, लेमैन हमेशा इंटरेस्ट देखता है, लेकिन जो एक्सपर्ट्स है वो कहते हैं इंटरेस्ट एक रेकरिंग चीज है जो आपको हर साल दिखती है, पर 5 साल के अंदर आप 1 लाख रुपया देकर 90 वापस पा रहे हो, तो वो 10,000 का लॉस भी तो है 5 साल में, दैट इज कॉल्ड 2,000 रुपीज लॉस। तो आपको अल्टीमेट कितने मिले बेटा? 1,500, कुछ भी नहीं है। कई कंपनीज ऐसा करती हैं बेटा, रेट ऑफ रिटर्न बढ़ा देती हैं, 10% इंटरेस्ट मिलेगा और बाद में डिवेंचर्स को डिस्काउंट पे रिडीम कर देती हैं, तो वो हिसाब वही बराबर हो गया। ओके एवरीवन, तो यहां पे रेट ऑफ रिटर्न और लो होगी। ये सब कुछ डिवेंचर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से चल रही बात, वो क्या आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। अभी बताइए, कोई दिक्कत नहीं, अभी हमने ये 20-25 मिनट्स द्वारा लगा लिए, बट आज का लेक्चर इसी पे है। अगर आपको ये समझ आता है तो ही हम क्वेश्चन कर पाएंगे। हाँ जी बताइए, कोई डाउट है अभी भी किसी को? तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना, टेक्निकल चीजें आती रहेंगी आपके सामने, सिलेबस उस हिसाब से टेक्निकल होता रहेगा। चलिए आगे, अब कोई डाउट है? रिस्पॉन्स देते ना आप लोग, एक तो साइलेंटली सुनते रहते हो। इस पार्ट पे डाउट है किसी को? वो फॉर्मूला, ओके फॉर्मूला एक ही है बस, ये जो आपके सामने है, ये हटा दो तो सेकेंड फॉर्मूला बन गया, ये हटा दो तो थर्ड फॉर्मूला बन गया, और ये लगाए रखो तो फोर्थ बन गया। तो फॉर्मूला तो एक ही हुआ ना। रिडीमेबल है या रिडीमेबल, उस पर डिपेंड है। टैक्स रेट गिवन है क्वेश्चन में या नहीं गिवन, उस पर डिपेंड है। तो अब हम क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ जी बेटा, अब मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, माय रोल इज ओवर। आप फर्स्ट क्वेश्चन को स्टडी करें, कोई डाउट है तो पूछो मेरे से, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। नो सर। अदर्स बेटा? अदर्स कोई डाउट है? नो सर। चले आगे, 1 मिनट होल्ड करना। यस बेटा, आगे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये 2 ही था क्वेश्चन नंबर, नहीं सॉरी 1 था ना ये तो। जिसका नेट प्रोसीड समझ आ गया, 5 लाख फेस वैल्यू, 10% प्रीमियम, उसमें से 2% का फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट अगर फेस वैल्यू पे लिखा हो तो 2% आपको 5 लाख का करना है। नहीं लिखा तो फिर जो वैल्यू है आपके सामने आफ्टर डिस्काउंट, अगर डिस्काउंट होता बेटा तो क्या होता है, माइनस होता। 5 लाख माइनस 50,000 तो हम बोलते हैं 450, तो 450 का 2% होता। तो मीन आफ्टर प्रीमियम, प्रीमियम ऐड हो जाता है, आफ्टर डिस्काउंट, डिस्काउंट माइनस हो जाता है। दोनों का नेचर डिफरेंट है। मैं आपको फीस में डिस्काउंट दे रहा हूं कि मैं आपसे एक्स्ट्रा चार्जेस चार्ज कर रहा हूं, कि आपकी फीस 7,000 है बट 1,000 रुपीज आपसे एक्स्ट्रा लिए जाएंगे, आपको ये फैसिलिटी दे रहे हैं, तो वो हो गए 8,000 चार्जेस आपके। इस तरह से। व्हाट इट एवरीवन?
दूसरा 2% ब्रोकरेज है। अब जो मेरे पास क्लाइंट लेके आ रहा है, मान लो मैं आपसे फीस 8,000 ले रहा हूं, पर जो मेरे पास आपको भेज रहा है वो 2% उस पर चार्ज लेगा, चाहे वो कोई ऑनलाइन वेबसाइट हो सकती है, वो पैसे काटेगी अपने, दैट इज 2%। आपकी फीस जो भी आएगी उसका 2% आफ्टर डिस्काउंट फीस है या विद प्रीमियम फीस है। लेकिन अगर लिखा हो फेस वैल्यू तो फिर 5 लाख का ही 2% रहेगा। ये सब बातें क्लियर हैं। रेट देखो क्या आ गया 2.96, जबकि वैसे रेट क्या दिया था 8%, सीधा 8% से हम 2.96 पे आ गए। ये रियल सेंस में डिवेंचर होल्डर का रिटर्न है। अब वो देखेंगे, देखो अब वो देखेंगे कि पैसा कंपनी में लगा के रखना है या कहीं स्विच ओवर करना है। तो ये कंपनी उनको शो कर रही है कि आपको हम इतने % रिटर्न दे रहे हैं। मार्केट में नहीं चलता है, मार्केट जितने भी इन्वेस्टमेंट प्लान्स होते हैं ये सब बातें प्रैक्टिकल है बेटा, कुछ थ्योरेटिकल नहीं है। जितनी तुम फाइनेंशियल अकाउंटिंग करते हो वो थ्योरेटिकल रह जाती है। जितना तुम आगे बढ़ते हो बीकॉम में, जब तुम ये करते हो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग या FM, ये चीजें बहुत प्रैक्टिकल हैं। मार्केट में ये चीजें मिलेंगी। इन्वेस्टमेंट प्लान जब होता है तो उस पे एक रिटर्न बताई जाती है कि कंपनी आपको किस रेट पे पैसा दे रही है। कहने में 20% रिटर्न दे रही है कंपनी, बट उसका रियल वैल्यू आपको ऐसे निकाल के दिया जाता है कि आपको कम से कम भी 12% तो मिलेगी मिलेगी। फिर आप समझ में आता है कि 20% बोल रहे हो कि 12% बोल रहे हो। वो बोलते हैं इसकी फेस वैल्यू के ऊपर 20% रिटर्न है, बट आपके पास रियल सेंस में 12% आएगी। वो फॉर्मूला लगा के कंपनी बताती है, ये वाले फॉर्मूलाज होते हैं वो। देन सेकंड क्वेश्चन में डिवेंचर डिस्काउंट भी इशू हो रहा है, तो फ्लोटेशन कॉस्ट के तौर पे माइनस हो जाएगा। कमीशन भी पेबल है ब्रोकर्स को, ये भी माइनस हो जाएगा। दोनों चीजें माइनस कर दो, ये आ जाएगी NP। रिडीम वैल्यू अगर नहीं बताई तो फेस वैल्यू ही लेंगे 5 लाख। नंबर ऑफ ईयर्स इस क्वेश्चन में 5 है। इतना इजी है बेटा, मैं सॉल्यूशन देख के क्वेश्चन सुना सकता हूं आपको, कितना इजी क्वेश्चन है ये। मुश्किल क्या हो सकता है उसमें? मैं आपको बता सकता हूँ टैक्स रेट 50% है इस क्वेश्चन में, और डिवेंचर्स को 5 इयर्स के लिए इशू किया गया है। नेट प्रोसीड्स में 2 चीजें माइनस हो रही हैं, एक डिस्काउंट और एक ब्रोकरेज, और रिडीमेबल एट पार है। अब आप देख लो आपको समझ आ गया या नहीं आया। फ्लोटेशन कॉस्ट अगर निकाल के नहीं दिखाई होगी तो वो रॉन्ग है, आपको फॉलो नहीं करना है इस बात को। आप हमेशा बताओगे नेट प्रोसीड्स ब्रैकेट में NP, क्योंकि आपने वहां यूज करना है NP वर्ड, क्योंकि ये सब लिखना पड़ता है। वेयर T4 KD4 NP4 RB4 N4, ये लिखना होगा आपको, नहीं तो ओवरऑल 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में से मिनिमम 1 मार्क तो कटेगा ही इस चीज का। 2 भी कर सकते हैं। नेट प्रोसीड्स इज इक्वल टू 5 लाख माइनस डिस्काउंट, कितने % था 5%, 5% ऑफ फेस वैल्यू 25,000 माइनस ब्रोकरेज 25,000। जब आपको समझ आ जाएगा तो फिर आप बोर होते रहोगे, आप चाहोगे कि मैं ऐसे कुछ ना डिटेल में जाऊं। एक बार बात समझ आ गई, ये डिफरेंस है बेटा। 730 आपके डाउट्स था, फॉर्मूला क्या है, अभी आप लोग एक ही क्लास में ये सब समझ आओगे, इससे ज्यादा मैटर नहीं है ये, बाकी डिपेंड करता है आपके ऊपर। ठीक है, 450 आ गया, और उसको हमने RB माइनस NP लिखा, कॉन्सेप्ट समझा दिया। डेबिट क्रेडिट का कॉन्सेप्ट है ये, वो कुछ नहीं है। अब आपका ये इंटरेस्ट डेबिट है, इसलिए जो अंदर से लॉस आ रहा है उसको पॉजिटिव रखा गया, गेन को नेगेटिव। ये बिल्कुल वैसा है जैसे ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो है या न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो है, दोनों कॉन्सेप्ट सेम है। स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं एडमिशन चैप्टर में ओल्ड माइनस न्यू, रिटायरमेंट में न्यू माइनस ओल्ड। ये वो स्टूडेंट्स बोलते हैं जहां वो अंडरस्टैंड नहीं करते, जहां टीचर्स एक जस्ट फॉर्मूला बता रहे हैं उनको, जबकि दोनों का मीनिंग सेम है। डिपेंड करता है कि ओल्ड न्यू से ज्यादा है कि न्यू ओल्ड से ज्यादा है। दोनों को माइनस करोगे तो आंसर तो उतना ही आना है।
पॉजिटिव को हम सेक्रीफाइस बोल देते हैं, नेगेटिव को गेन। दूसरे चैप्टर में जाके पॉजिटिव को गेन और नेगेटिव को सेक्रीफाइस। अब प्लस टू स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है, जबकि कोई कंफ्यूजन नहीं है इसके अंदर, समझाना पड़ता है वहां पे सिर्फ। वही चीज मैंने आपको समझाई आज, क्योंकि मेरे से गलती से लिखा गया एनपी माइनस आरबी, लेकिन वो मैं मानता हूँ ये सेम है। ओके विमन, लेकिन हमें एक चीज याद करनी है कि बुक में जो लिखे हमें वही मानना पड़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है। थर्ड में क्या है बेटा, सेम फॉर्मूला है, वही सेम है सब कुछ। अब उन्होंने और समझाने के लिए केसेस बना दिए। तो वैसे तो सेल्फ एग्जांपल से समझ आ गया था आपको, बट अब इस केस को देखो। अगर कहते डिवेंचर्स एट पार इशू किए गए और रिडीमेबल भी एट पार हैं, तो इट मींस जीरो इफेक्ट। फिर भी फॉर्मूला तो लगाओगे ना पूरा, 1/7 इंटू 10 लाख माइनस 10 लाख, जीरो इफेक्ट आ जाएगा। बस मेन इफेक्ट ये रह गया कि हम डिवेंचर होल्डर को 1,20,000 का इंटरेस्ट देते हैं, जो कि 65% उनके घर जाता है। ठीक है, 65% डिवेंचर होल्डर के घर जाएगा और 35% गवर्नमेंट के पास जाएगा। ठीक है, मैं बहुत ज्यादा डिटेल में जाना, थोड़ा सा चांस आपको दे रहा हूं कि आप क्वेश्चन को रीड करके समझिए। कोई डाउट है बताओ। मीन्स आपका क्वेश्चन हो सकता है कि सर ये 120 कैसे आया, इतना भी डाउट हो सकता है आपका, तो बताइए। सर इसमें जो सेकंड पार्ट दिया हुआ है, इस ब्रोकरेज पीरियड 2%, ये चीज हमें सिर्फ पार्क में नहीं कंसीडर करनी, वो साथ में उसके साथ लिखी होगी तो ही हमने करनी है कंसीडर। केस ए में क्या लिखा है, रीड करो बुक में। दो पार्ट नहीं है ना, तो उसमें पहले में लिखा कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स इफ डिवेंचर्स आर इश्यूड एट पार डिस्काउंट एंड देन प्रीमियम। फिर सेकंड पॉइंट दिया इन्होंने, इफ ब्रोकरेज इज पेड एट 2%, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स इफ इशू इज एट पार। हाँ, वो फिर सेकंड केस बिल्कुल अलग है। पहले तो फर्स्ट केस को सोल्व कर रहे हैं बेटा हम। फर्स्ट केस जहां एट पार है, एट डिस्काउंट और एट प्रीमियम है, यहाँ ब्रोकरेज नहीं है। अभी तो केस 1 चल रहा है। केस 1 के 3 पार्ट्स हैं, एट पार, एट डिस्काउंट और एट प्रीमियम। गॉट इट। अभी ब्रोकरेज की बात मत करो, वो तो अभी है ही नहीं, यहाँ कहीं हुआ। अब अगर हम ये डिवेंचर डिस्काउंट पे इशू करते हैं, तो बस वही है जो मैंने आपको समझाया था अभी बात, कि वापस तो 10 लाख ही करने हैं, बट यहां कंपनी को लॉस हो रहा है 1 लाख रुपए का, क्योंकि इशू एट डिस्काउंट। तो वो 1 लाख का लॉस 7 साल में है, तो 1 ईयर में कितना है, 14,286 का। तो इट मीन डिवेंचर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको फायदा हो रहा है और कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉस हो रहा है। आंसर सेम आएगा। ठीक है, सो कंपनी किस रेट पे कर रही है, ऐसे भी बोल सकते हैं। डिवेंचर होल्डर का एक्सपेक्टेड रेट क्या है, ऐसे भी बोल सकते हैं। इसलिए मीनिंग में दोनों बातें लिखी होती है, व्हाट इज कॉस्ट ऑफ डेट या व्हाट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। हाँ जी, अगर डिवेंचर डिस्काउंट भी इशू हुए तो कंफ्यूजन वाली बात तो नहीं है, सिर्फ आपकी नेट प्रोसीड 9 लाख की रहेगी। तो जब हम यहाँ नेट प्रोसीड दिखाया नहीं हुआ, लेकिन आपको बताया ना, आपको ऑलवेज दिखानी है नेट प्रोसीड्स इज इक्वल टू फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट। जितना आप डिस्क्रिप्शन दोगे बेटर है। डिस्काउंट का रेट दे दो 10%, @10%। फेस वैल्यू के स्पेलिंग जो होते हैं वो लिखने हैं आपको, FV का कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे फिर 10 लाख लिखो, 10 लाख में से आप 10% माइनस करो 1 लाख, फिर जो आएगा दैट इज 9 लाख। ये शो करना है आपको, यहां नहीं किया गया शो, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में लिखना पॉसिबल नहीं होता कई बार। आपको एक बार बता दिया स्टैंडर्ड, आपको हमेशा लिखना है। तो बस आपका अब यहाँ पे नेट प्रोसीड्स है 9 लाख। थर्ड केस में डिवेंचर इशूड एट प्रीमियम, वहां नेट प्रोसीड बन गई 11 लाख रुपए, 11 लाख। तो वहां क्या लिखेंगे, वही सेम, नेट प्रोसीड्स इज इक्वल टू फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, फिर प्रीमियम को ऐड करके दिखा देना। कर लोगे ना, 10 लाख प्लस 10% 1 लाख 11 लाख। अब देखो, अभी भी हमें वापस कितना करना है, 10 लाख, क्योंकि रिडम्पशन के ऊपर कोई बात नहीं लिखी हुई। रिडीमेबल एट व्हाट ये नहीं लिखा हुआ, तो नहीं लिखा तो एट पार ही रहेगा। बट इशूड एट
प्रीमियम। अब यहां कंपनी को गेन हो रहा है, और जब कंपनी को गेन हो रहा है तो कंपनी की पेबल कॉस्ट कम हो रही है। कंपनी 78,000 पे कर रही है, दैट इज ए डेबिट कॉन्सेप्ट। और दूसरा, कंपनी को क्या हो रहा है बेटा, कंपनी को फायदा भी तो हो रहा है, कितने का, 14,000 का हर साल। एक साल के पीछे बोल सकते ना, 7 ईयर्स में 1 लाख, एक साल में 14,000। तो कंपनी अल्टीमेटली डिवेंचर होल्डर को 63 ही दे रही है। अब कंपनी पे कर रही है डिवेंचर होल्डर को, या डिवेंचर होल्डर को कंपनी से मिल रहा है, जैसे मर्जी बोल लो। अब आपके केस 1 ओवर हो गया। एट पार, इशूड एट पार, इशूड एट डिस्काउंट, इशूड एट प्रीमियम, दैट्स ओवर। आगे बढ़ते हैं। अब आपका केस 2 आता है। पहले केस 1 चल रहा था, मैं यहां पे 1 लिख सकता हूं, ये 1 ऊपर लिखा होगा ना यहाँ पे, ये रहा, जहां फॉर्मूला बताया गया। और ये सब चीजें करनी है, फॉर्मूला लिखना है पहले आपको, फिर ITNRBNP लिखने हैं, फिर उसके बाद आपको केसेस बनाने हैं, और हर केस में नेट प्रोसीड्स कैलकुलेट करके दिखानी है, अगर डिस्काउंट या प्रीमियम केस है तो, या कुछ भी है। अगर एट पार है तो फिर क्या दिखाना है, फिर तो जरूरत ही नहीं दिखानी। अब वो कहते अगर ब्रोकरेज आ जाए नंबर 2 पे, आफ्टर टैक्स तो वो है ही है, इसलिए हम हर बार 1 मंथ स्टे तो कर ही रहे हैं। अब देखो आपका ध्यान थोड़ी जा रहा है उसके ऊपर, ओबियस पार्ट है कि अगर इंटरेस्ट है तो 1 मंथ स्टे करना ही पड़ेगा, 1 मंथ स्टे करना ही होगा। ये कोई फॉर्मूला थोड़ी है कि बिफोर टैक्स समझ आ गया और आफ्टर टैक्स समझ नहीं आया। तो टैक्स है तो है, डिवेंचर होल्डर का पैसा कट के जाता है, सिंपल है। अब वो कहते हैं कि अगर हम एट पार इशू कर रहे हैं बट 2% का ब्रोकरेज कट रहे हैं, तो भी हम नेट प्रोसीड दिखाओगे। नेट प्रोसीड इज इक्वल टू फेस वैल्यू, वो तो है ही एट पार, माइनस 2% ब्रोकरेज, बट इसको लिखो कॉस्ट ऑफ फ्लोटेशन या फ्लोटेशन कॉस्ट। ठीक है, मैं रफली लिख रहा हूं, समझ आ रहा है ना। फ्लोटेशन कॉस्ट, फेस वैल्यू माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट, या फेस वैल्यू लिखना तो लिखो पार वैल्यू, और क्लियर रहते हैं। क्योंकि ये पार वैल्यू भी हो सकती है, डिस्काउंट वैल्यू हो सकती है, प्रीमियम वैल्यू हो सकती है, जो है वो ये है। जब आप पूछोगे ना सर क्वेश्चन में ब्रोकरेज भी दी हुई है, तो मेरा ध्यान नहीं होता उस बात पे, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि इस वाले सेगमेंट में पहले डिसाइड करो, फिर सेकंड सेगमेंट ये है। 2 सेगमेंट्स हैं, पहले ये डिसाइड करो डिवेंचर एट पार इशू हो रहा है 10 लाख का, एट डिस्काउंट हो रहा है 9 लाख का, एट प्रीमियम हो रहा है 11 लाख का। ये एक अलग चीज है, यहां 10 लाख भी हो सकता है, 9 लाख भी और 11 लाख भी। फिर फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं है तो नहीं थी, ऊपर तीनों केस में नहीं थी, अगर है तो तीनों केस में है। कितनी है, 2% है। किसका 2%, क्वेश्चन में अगर नहीं लिखा किसका 2% है, तो बेटा किसका 2% करेंगे, किसका करेंगे, इशू प्राइस का। और इशू प्राइस किस पे है, एट पार है। इशू प्राइस किस पे है, एट पार। इट मीन्स 10 लाख रुपए हमें आ रहे हैं, और 2% उसका कॉस्ट ऑफ फ्लोटेशन एज ए ब्रोकरेज वगैरह कट रही है, तो ये 20 का कट गए, 980 रह गया। अब क्योंकि अगर आपको समझ आ गया था तो मेरा ये 10 मिनट बोलना भी यूजलेस है, अगर समझ आ चुकी है बात। मैं स्टैंडर्ड स्टेटमेंट के तौर पे बोल रहा हूं, समझ आएगी बात सबको एवरीवन? बस ये आपका कॉन्सेप्ट है बेटा। अब ये जैसे अब यहाँ पे खत्म हो गया एक बार, फिर आगे बढ़ेगा कहीं ना कहीं, फिर वापस आएगा जहां हम आगे लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे। तो बस हमारा एक सेगमेंट ओवर हो गया, जहां पे कॉस्ट ऑफ डेट निकालना हमें आता है, इसमें और कुछ ऐड नहीं होगा। these 3 क्वेश्चन आर देयर, ये फिर से आएंगे आगे लॉन्ग क्वेश्चंस में। अब जहां एक पार्ट होगा डेट्स का कॉस्ट निकालना, कॉस्ट ऑफ डेट,
दूसरा पार्ट होगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना। तो अगर आप लोग इस चीज को क्लियर करते हो तो आगे बढ़े। फिर कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या है, उसके आज फॉर्मूलाज लिख लेते हैं, फिर कल नेक्स्ट क्लास में ब्रीफिंग हो जाएगी, क्वेश्चन हो जाएंगे। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी या कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, तो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कर लेते हैं। तो लिखो बेटा एवरीवन, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। हेडिंग दे दीजिए एवरीवन, स्क्रीन शॉट है सबको ना। लिखिए कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इज इक्वल टू मैं आपको पिक भी शेयर कर देता हूँ इसकी, अगर मुझे मिल गई जहां पे उन्होंने डिवाइड करके दिखाया होता है। बुक में होगी तो ठीक है, नहीं तो रहने देंगे। वो एक टेबल सही है, मैं ये शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। फिर इन फॉर्मूलाज को लिख भी लेते हैं। कर दो ही फॉर्मूलाज है, ज्यादा नहीं है। हाँ दोनों ही है बेटा, पहले पिक देखो फिर समझ आओगे बात। पिक मिल गया आपके ग्रुप में, किया ना मैंने। चेक करो बेटा। अब यहां पर कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स की बात हो रही है एक तो, और पहले कॉस्ट ऑफ, लिख लो एक बार, आपके पास पिक तो आएगी, रिडीमेबल, क्योंकि यहां प्रेफरेंस शेयर का भी आपको पता है रिडीमेबल इरिडीमेबल दोनों पार्ट होते हैं, फिर भी प्रैक्टिकली इरिडीमेबल होते ही नहीं, ऑलवेज रिडीमेबल ही होते हैं। कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल एंड सेकंड कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल। समझा रहे क्या लिखा हुआ मैंने? कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल एंड कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल। अगर इरिडीमेबल है तो क्या होगा? पहली बात तो K फॉर कॉस्ट, P फॉर प्रेफरेंस शेयर्स, जैसे D फॉर डेट्स थे, नो डिवेंचर्स, डेट्स, बैंक लोन भी डेट्स होता है, बॉन्ड्स भी, डिवेंचर्स भी, सब डेट्स होते हैं, जैसे D फॉर डेट्स होते हैं। P फॉर प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर का एग्जांपल प्रेफरेंस शेयर्स ही है। डेट्स की तो टाइप्स है ना, प्रेफरेंस शेयर्स ही होते हैं। अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को क्या मिलता है बेटा? इंटरेस्ट क्या, डिविडेंड क्या मिलते हैं? डिविडेंड। अब कुछ समझाना है तो बताइए। एनपी क्या होता है, इंटू 100 क्या होता है, और आगे आप लिख लेना वेयर, बाकी तो टाइम पास है, अगर हमें करना हो तो 10-15 मिनट और कर सकते हैं। वेयर केपी इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू एनपी इज इक्वल टू, ओके। कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, केपी का मीनिंग है डी फॉर नहीं बेटा करना पड़ेगा, अभी तो बताया कि 1 मार्क कटेगा मिनिमम, अभी आज के लेक्चर में बताया था मैंने 1 मार्क कटेगा अगर आप नहीं लिखोगे वेयर केपी डी और एन की पी है। डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स, लेकिन यार ना ये प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड भी एनुअल है, वो तो ऑब्वियसली अब समझ गया, हम एनुअल रेट ऑफ रिटर्न निकाल रहे हैं ना, तो इंटरेस्ट भी एनुअल आएगा, डिविडेंड भी एनुअल आएगा। एनपी इज द नेट प्रोसीड्स, नेट प्रोसीड्स है।
फ्रॉम इश्यू प्रेफरेंस शेयर्स कैसे आता है आपको पता ही है, नॉमिनल वैल्यू प्लस प्रीमियम माइनस डिस्काउंट, मोस्टली डिस्काउंट तो होता नहीं शेयर्स के ऊपर, लिखने की बात है, वही ब्रोकरेज कॉस्ट होगी, कॉस्ट ऑफ फ्लोटेशन सेम है। डी फॉर डिविडेंड चेंज हुआ है बेटा, अब अगर इस पे टाइम लगाएंगे तो क्या करना लगा के, आई फॉर इंटरेस्ट, डी फॉर डिविडेंड, ये तो आप लोगों को भी पता ही है बात। नेक्स्ट, दोनों ही पर एनम है, एनुअल है। अब अगर ये रिडीमेबल है प्रेफरेंस शेयर्स, एंड बिलीव बेटा आपको ऑलरेडी आता है, बिलीव मी, मैं अगर नहीं भी समझाऊं तो भी आपको आता है, तो अभी मैं साइलेंट फॉर्म में लिखता हूं और आप भी लिखने का ट्राई करो, आपको ऑलरेडी आता है। ओके गुड। अब माइंड से सब डाउट्स क्वेश्चन ओवर हो गए ना, सब चीजें। बाकी ऊपर जैसे आरबी माइनस एनपी कर रहे हो तो फिर थोड़ा सा स्टैंडर्ड ये रहता है कि नीचे भी लिखते वक्त क्लोजिंग माइनस क्लोजिंग प्लस ओपनिंग ही लिखा जाए, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता। एवरेज निकालते वक्त ओपनिंग प्लस क्लोजिंग या क्लोजिंग प्लस ओपनिंग एक ही बात है, पर वो दिखने में थोड़ा अच्छा लगता है। आरबी माइनस एनपी नीचे आरबी प्लस एनपी बाय 2, ये क्रैमिंग करने वालों की दुनिया है, जहां फॉर्मूले को याद करने का ये इजी रहता है। ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, बस ओके हो गया। 1/n है, यहाँ पे 2 है। इस बच्चों को आता कुछ नहीं, लेकिन फॉर्मूला सब आता है, लिख देगा, मार्क्स इसके बढ़िया बढ़िया आते हैं हमेशा एग्जाम में। क्लियर एवरीवन? चलिए आगे, फिर आगे सब लिखना है। सिर्फ क्या चेंज हुआ इसमें, आरबी आ गया नया, बाकी सब सेम रहा, और एन आ गया। आरबी सबको पता है स्टैंडर्ड फॉर्म में, रिडीमेबल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर, एन फॉर नंबर ऑफ ईयर्स फॉर विच प्रेफरेंस शेयर्स हैव बीन इश्यूड, या नंबर ऑफ ईयर्स इन विच प्रेफरेंस शेयर टू बी रिडीम्ड, एक ही बात है। पिक मैंने शेयर कर दी ग्रुप में, तो वहां पे थ्योरेटिकली लिखा हुआ है सब। कोई डाउट है बेटा इसमें? अब अगर हम क्वेश्चंस पे आ जाए, तो फोर्थ क्वेश्चन में जिसका डाउट है वो बात कर ले। फर्स्ट केस में प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल नहीं है, इरिडीमेबल है, डाउट है तो बात करो। अब आप इंटू 100 नहीं करोगे तो 0.1075 आंसर आएगा ना, तो वो दिखने में अच्छा नहीं है, यहाँ ना ही उसका कुछ समझ आता है किसी को। जैसे 0.95 मार्क्स आए किसी को बताओगे तो समझ नहीं आएगा, 95% समझ आएगा। ये सब एग्जाम्पल आपको देते थे +2 में रेशियोज के टाइम। आगे बढ़ते हैं। अगर रिडीमेबल है, अभी F माइनस पी लिखा हुआ है, वो एक ही बात है, F फॉर रिडम्पशन प्राइस, P फॉर इशू प्राइस, बट यू यूज दैट वर्ड्स ओनली, RB माइनस NP। RB माइनस NP। कोई डाउट है इसमें बेटा? अब इस क्वेश्चन में पर यूनिट प्राइस की बात की गई है, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं एक शेयर पे बात कर रहा हूं तो 100 रुपीज की बात हो रही है, अगर 1000 शेयर्स हैं तो 1 लाख की बात हो रही है। ये 1000 तो यूनिट वैल्यू है, आप एक शेयर की प्राइस पे निकाल लो या 1000 शेयर्स की प्राइस पे निकाल लो, क्योंकि न्यूमरेटर में भी 1000 के हिसाब से आंसर आएगा, डिनोमिनेटर में भी आएगा, तो ये कोई फर्क नहीं पड़ता। बात यही हो रही है 100 का शेयर 110 में इशू कर रहे हो या 110 का शेयर 100 में इशू कर रहे हो, तो वो डिफरेंस है आपका गेन या लॉस। आरबी माइनस एनपी लॉस है कि गेन है उस पर बात हो रही है। अगर आपको फुल फेस वैल्यू दी हो, फुल फेस वैल्यू, तो हम वो ले लेंगे बेटा। फुल फेस वैल्यू कितनी है अगर दी होती, तो वो किससे बनती है, नंबर ऑफ शेयर से बनती है।
इस क्वेश्चन में सिर्फ एक शेयर की बात की गई है, तो कोई डजंट मैटर। ओके चलिए आगे। तो ये प्रेफरेंस शेयर्स का पार्ट भी ओवर हो गया। उसके बाद फिर इक्विटी का पार्ट स्टार्ट होगा, ये नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। नेक्स्ट टू लेक्चर्स में चैप्टर आपको आता होगा कंप्लीटली। होमवर्क प्रैक्टिस में आप चाहे जो मर्जी टाइम लगाना। मेरे से 2 लेक्चर्स और हैं जहां पे मैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी और रिटेन अर्निंग को इंट्रोड्यूस करूंगा आपके साथ नेक्स्ट क्लास में, और उससे नेक्स्ट क्लास में आपके डाउट्स और क्वेश्चंस के बाद वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आएगा। उसके बाद चाहे 4 लेक्चर और ले लेना आप, वो तो फिर क्वेश्चन चलेंगे ना कि 7th में प्रॉब्लम है, 9th में प्रॉब्लम है, एंड तक चलेंगे हम फिर लास्ट तक। कुछ क्वेश्चन कट वाले होंगे जो आपके पैटर्न में नहीं है, बाकी सब करने वाले हैं। ये देखो कॉस्ट ऑफ इक्विटी, मैं 1 मिनट के लिए दिखा रहा हूँ बेटा। नेक्स्ट क्लास में कॉस्ट ऑफ इक्विटी स्टार्ट हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ इक्विटी में है 2-3 मेथड्स हैं, उसमें है स्कोप समझाने वाला, तो ये चलेगा। ये सब कॉस्ट ऑफ इक्विटी चल रहा है। और फिर उसके अंदर कुछ इक्वेशन टाइप क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा है ये भी समझ नहीं आता हमें, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। ये सब चलेंगे नेक्स्ट 2 क्लासेस में। बीच में कुछ 2-3 क्वेश्चन आप देख रहे हो ना, ऐसे आएंगे। उसके बाद फिर हम अल्टीमेटली इस टेबल पे पहुंच जाएंगे। तो इट मीन क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा, 8। तो अगर मैं आपको नेक्स्ट 4 क्वेश्चन करवा देता हूं, या 3 क्वेश्चन कर देते हैं हम नेक्स्ट। अभी कौन सा किया था हमने, 5th के 4th? अभी क्वेश्चन नंबर कौन सा था बेटा, 4। ठीक है। तो 5th, 6th, 7, 8 अगले 4 क्वेश्चन में आपका ये पूरा चैप्टर आपके सामने आ जाएगा। और अल्टीमेट हमारा टारगेट है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल तक पहुंचना। इस 8 क्वेश्चन के बाद आगे जो भी क्वेश्चन है वो सब के सब आपको ऑलरेडी आते होंगे। पैटर्न चेंज होगा, जैसे अब ये दिख रहा है नया टाइप का क्वेश्चन दिख रहा है आपको, नया नहीं, लेकिन सब वही है, बस उसके बाद लेकिन ना चैप्टर चलेगा। अब देख रहे हो ना, अब हर क्वेश्चन का एक नया स्टाइल है, नया कॉन्सेप्ट है। इस कारण से अल्टीमेट हम वहीं पहुंच जाते हैं, उस टेबल तक पहुंचेंगे। हर क्वेश्चन में कोई टेबल मिलेगा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो 2 या 3 लेक्चर लगा दीजिए, 4 लेक्चर लगा दीजिए। अगर हमें हर एक क्वेश्चन को करके देखना है तो देन टाइम तो लगेगा ही, क्योंकि हर क्वेश्चन डिफरेंट टाइप से इन्होंने प्रेजेंट किया हुआ है। बट ओवरऑल जब हम कॉस्ट इक्विटी और रिटेन अर्निंग को समझ जाएंगे, इस टेबल को समझ लेंगे, फिर वही ओनली क्वेश्चंस की बात रह जाएगी कि हर क्वेश्चन एक डिफरेंट तरह से प्रेजेंटेशन में दिखाते हैं। मीनिंग उसका एक ही बनता है, वही क्वेश्चन पढ़ने में लगेगा कि ये बिल्कुल ही नया है। जैसे यहाँ पे पे आउट रेशो दे देंगे, पे आउट रेशो क्या है, 100% या 60%, उसमें हम समझना पड़ेगा कि डिविडेंड कितना डिक्लेयर किया गया। तो मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपका अगले 3-4 क्लासेस में 100% पार्टिसिपेशन होना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर क्लास मिस होती है किसी रीजन से, आप उसको रिकॉर्डिंग फॉर्म में जरूर देखोगे सेम डे। और अल्टीमेट ये क्वेश्चन है बेटा, अल्टीमेट क्वेश्चन ये आएगा, 15 क्वेश्चन आएगा आपका स्वैन एंड कंपनी, जो एग्जाम में आता है 15 मार्क्स में, जहां टेबल 2 बार बनता है। और फिर 16 क्वेश्चन आएगा, ऐसे फिर लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। तो फिर हम आगे चलेंगे तो लॉन्ग क्वेश्चन मिलेंगे हमें 17, 18, ये सब लॉन्ग क्वेश्चन हैं। दैट्स वाई टाइम लेता है चैप्टर ओवर होने में ना, जैसे हम आगे बढ़ते हैं। अंडरस्टैंडिंग में, नॉलेज में तो वही रहता है सिंपल, जो नेक्स्ट 2 लेक्चर में आपके पास मिल जाएगा आपको। लेकिन आप देखोगे तो ये सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, इनमें से कोई कट करने वाला नहीं है। ऑल क्वेश्चन आर इंपॉर्टेंट। ये देखो, ये 50 मार्क्स का क्वेश्चन है, इनमें से आते हैं एक एग्जाम में। 22 है। अभी तक क्रॉस वाला क्वेश्चन कोई नहीं मिला मुझे, बस। अब आगे अगर बुक में दिए हैं तो वो नहीं है आपके पैटर्न में। तो 22 क्वेश्चन का टारगेट है। मैं लेके चलता हूँ नेक्स्ट 4 क्लासेस में चैप्टर ओवर हो जाएगा। ठीक है। मुझे मैसेज मिला था व्हाट्सएप पे कि एमएसटी का सिलेबस कवर करना है। आई थिंक वर्षा का मैसेज था, शी इज नॉट देयर। एमएसटी में क्या सिलेबस आ रहा है, आप बता दो अपना। हाँ जी बेटा, एमएसटी में क्या आ रहा है?
आर यू देयर एवरीवन? Yes, sir. आप केमिस्ट्री में क्या रहे अनमोल? सर मतलब कोई आया है इसके सॉल्यूशन मालूम है करवा क्या रहे हैं कॉलेज में? सर एक्चुअली मैं जो कंसर्न टीचर थे ना वो थोड़ा बीमार हो गए तो एक हफ्ते से क्लास नहीं हुई लास्ट में भी रहा है जो हमने किया लास्ट चैप्टर कैपिटल उसका सॉरी थर्ड चैप्टर थर्ड चैप्टर, ठीक है। कैपिटल वेस्टिंग किया हमने जस्ट अभी। तुषार, भरत आपका? नॉट गेटिंग यू। ठीक है, आपने मुझे व्हाट्सएप करना बेटा, अभी आपकी साउंड नहीं आ रही। वर्षा आपका? हमारी भी PPT है आपको मैसेज वंशिका ने किया था मिस्टेक में। ओके, हाँ वही मुझे लग रहा था कि एमएसटी का भी इतनी जल्दी एकदम से कर दिया होगा। सर मेरा ओके ठीक है, ठीक है। अब किसी लेवल पे लगा कि प्रेशर है तो बता देना, मैं क्लासेस आपकी रेगुलर करके एक्स्ट्रा करवा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं बेटा, मैं आपकी रेगुलर कर सकता हूँ। टाइम प्रॉब्लम आप लोगों का हो जाता है ना, हम मेरी लिमिटेशन 3 o'clock के बाद की है, जब हमारे बैचेस होते हैं तब टाइम नहीं है आपके लिए। अगर 1 hour निकाला तो 1 hour ही है हमारे पास, उससे पहले बैच है उसके बाद है ना, इसके बाद तो फिर 9 o'clock हो जाते हैं, इसके बाद तो हम चाहे क्लास ले भी लें आपकी कोई दिक्कत नहीं, एक्स्ट्रा हो जाता है। अब हमारे पास जो टाइम है वो 3 से पहले का फ्री है, वहां आपके मैसेज आते हैं सर कॉलेज है, तो इसलिए ऑप्शन बनते ही नहीं पूरा सेमेस्टर। आप लोग कॉलेज में बिजी होते हो 3 से पहले और मैं 3 के बाद बिजी होता हूँ। और जो आपको टाइम दिया 2:30 वाला वो आपको टेम्परेरी दिया गया है, अगर मेरे लिए पॉसिबल होगा उस टाइम पे मैं आपको करूंगा। हाँ ये कि थोड़ा टाइमली बता दूंगा, आज का सीन मुझे क्लियर नहीं था, ठीक है, तो इसलिए आज मैंने आपको टाइमली बिल्कुल ऑन द स्पॉट मैसेज किया, या उसके बाद मैं आपको बता पाया, अदरवाइज मैं आपको बता दिया करूंगा पहले ही। अदरवाइज ये टाइम आपका फिक्स है, क्लास अगर उस टाइम पे होगी तो वेल एंड गुड, नहीं तो ये टाइम पे तो आपकी होगी। सर ये रिकॉर्डिंग होगी हो जाएगी बेटा, 1-1.5 घंटे में हो जाएगी। ओके जी, वेलकम। थैंक यू सर। ओके जी, क्लास ओवर कर रहा हूँ।